हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। भाई देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। ताई जी, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड। उस चैप्टर का नाम था एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी हम बात कर रहे थे परमाणु संरचना के बारे में। और इस चैप्टर में मैंने काफ़ी सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली ताकि आपको जो चैप्टर है वो तरीके से समझ में भी आए और आप टॉपिक को सही से समझो भी। भाई बात के लिए सबसे पहले मैंने बात की थी एटम के बारे में। एटम क्या था, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी, सब आपके साथ डिस्कस कर लिया गया है। उसके अलावा हम जो इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे सीआरटी एक्सपेरिमेंट के बारे में। मैंने आपको बताया था कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा दिया गया था, जूलियस प्लकर और जे थॉमसन ने। मैंने बताया था आपको कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट क्या था, एक कांच की नलिका थी जो कि पारदर्शी थी, यानी उसमें आप आर पार देख सकते हो। इसके अलावा उस कांच की नलिका में दोनों सिरों पर धातु की दो प्लेटें लगाई गई, जिसमें एक प्लेट को बैटरी के नेगेटिव से और एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव जोड़ दिया गया। जो प्लेट नेगेटिव थी उसे बोला गया कैथोड और जो प्लेट पॉजिटिव थी उसे बोला गया एनोड। फिर देखा गया कि जब 10,000 वोल्ट अप्लाई किया जाता है, और एक बात और कि वहां पर जो प्रेशर था वो कम रखा गया ताकि गैस के पार्टिकल कम हो और जो उसके जो मूवमेंट है वो स्ट्रेट लाइन हो सके। और देखा गया कि जब 10,000 वोल्ट अप्लाई किया जाता है तो एनोड की प्लेट के पीछे एक हरे रंग के प्रकाश उत्पन्न होता है। तो अपन मानते हैं कि कोई ना कोई किरण कैथोड से आ रही होगी और एनोड की प्लेट के ऊपर ग्रीन ग्लो जनरेट कर रही होगी। उन किरणों को बोला हमने कैथोड किरणें। कैथोड किरणों के हमने गुणों की बात की थी। कैथोड किरणें गुण क्या होती हैं, सीधी रेखा में बढ़ती है, इनके ऊपर चार्ज माइनस होता है, जिसको जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन बोला, स्टोनियन इलेक्ट्रॉन बोला। इसके अलावा ये मैग्नेटिक मैं कहूँगा ये दिखाती है अपने मैकेनिकल इफेक्ट। इसके अलावा हीटिंग इफेक्ट दिखाती है। इनका जो चार्ज अपॉन मास रेशियो है वो फिक्स होता है, वो गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। आपने कोई सी गैस ली है लेकिन उसके लिए कैथोड क्या होंगी, सेम होंगी। भाई इनके लिए चार्ज टू मास रेशियो कितना है, 1.76 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। इसके अलावा आप कह सकते हो 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये बात थी। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि जब कैथोड किरणों की अगर आप मेटल की शीट पर बम्बार्डमेंट कराते हो तो ये एक्स रे किरणों को उत्पन्न कर देती हैं, जिसके द्वारा ही आवर्त सारणी खोज हुई थी। भाई इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब आप इनको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो इनका जो पाथ आता है वो पैराबोला आता है। लेकिन जब आप इन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो और थीटा इक्वल टू 90 पे रखोगे तो इनका पाथ हो जाएगा सर्कुलर। लेकिन थीटा अगर नॉट इक्वल टू 19 है तो इनका पाथ कैसे हो जाएगा, हेलिक्स पाथ। ये बातें मैंने कैथोड किरणों के साथ आपके साथ डिस्कस की थी। फिर उसके अलावा हम जो बात कर रहे थे वो बात करते डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, जिसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, गोल्डस्टीन के द्वारा 1919 के अंदर। मैंने आपसे कहा था कि उनको आप एनोड रे नहीं कहोगे क्योंकि वो जो किरणें हैं वो एनोड रे से मतलब एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती है, वो गैस से प्रोड्यूस होती है। इसलिए उनका नाम रखा था हमने कैनाल रे, या उसे हमने बोला था पॉजिटिव रे। मैंने कहा था गोल्डस्टीन ने कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उसने सीआरटी एक्सपेरिमेंट को ही दोहराया था। उसने क्या किया था कि सीआरटी एक्सपेरिमेंट किया। उस सीआरटी एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड वाली प्लेट थी उस प्लेट को ले लिया उसने परफोरेटेड, यानी मैं कहूंगा उसने जो कैथोड की प्लेट थी उस प्लेट को ले लिया जालीदार। क्या ले लिया, जालीदार। उन जाल जो अपने पास जो छेद होते हैं उन पोर को बोलते हैं अपन कैनाल, इसलिए उन किरणों का आ गया कैनाल रे। उसने देखा कि जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो कैथोड की प्लेट के पीछे एक लाल रंग का, एक पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई सी किरणें एनोड से भी आ रही होगी। चूंकि वो एनोड से आ रही है इसलिए उनको बोला एनोड रे। जबकि मैंने आपसे कहा था उनको एनोड रे बोलना काफी गलत है, क्योंकि वो एनोड से नहीं आती, वो गैस से आती है। इसलिए हमने उनको बोला कैनाल रे। क्यों बोला कैनाल रे, क्योंकि वो जो पोर थे उन पोर को बोलते कैनाल, इसलिए रे का नाम रख दिया कैनाल रे। उनको बोला हमने पॉजिटिव रे। पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि उनके 50 क्या होता है प्लस, इसलिए हमने बोल दिया उनको पॉजिटिव रे। बात क्लियर है यहाँ तक की। फिर हम बात करें तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में कि जो कैनाल जो रहे हैं उनके गुण क्या क्या होंगे। मैंने आपको बताया था ये सीधी रेखा में गमन करती है, इनके ऊपर चार्ज प्लस होता है, इनका जो E/m जो वैल्यू होगी वो वेरिएबल होगी। हर गैस के लिए E/m वैल्यू क्या होगी, इसकी अलग अलग होगी। वो गैस पे गैस क्या होती है, डिपेंड करती है। भाई बताया था मैंने आपको, क्योंकि हर गैस के लिए चार्ज और मास जो है उसका रेशियो अलग होगा, इसलिए हर गैस के लिए E/m की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो अपने पास कैनाल रे है वो एक्स रे किरणों को उत्पन्न नहीं करती है। बात क्लियर थी। फिर मैंने लास्ट आपको एक बात और बताई थी
कि जो कैनाल किरणें हैं वो एक गैस की एक से ज्यादा हो सकती हैं। बताया था मैंने आपको, एक छोटा टॉपिक मैंने बताया था आपको कि जो कैनाल किरणें हैं वो एक गैस की एक से ज्यादा हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपने हीलियम गैस ली, कौन सी गैस ली आपने? हीलियम गैस। तो आप क्या करोगे, हीलियम गैस में 2 चांस है, क्योंकि आप जानते हो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है अपने पास 2 और एटॉमिक नंबर अपने पास 2 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है? 4 होता है। अगर आप इसको वोल्टेज दोगे, अगर आप इसको एनर्जी दोगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या बनेगा? He प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर आपने इसको हायर एनर्जी दी तो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा बाहर, क्या बनेगा? He+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनको तो क्या बोलोगे? इनको तो बोलोगे आप कैथोड रे। अब इनको क्या बोलोगे आप? इनको बोलोगे आप कैनाल रे। इनको क्या बोलोगे? इनको बोलोगे कैनाल रे। ये इनका दूसरा नाम क्या होगा? इन्हें बोलते हैं अपन क्या रे? पॉजिटिव रे। क्या बोलते हैं? और बाकी इन्हें आप क्या बोल सकते हो? एनोड रे। बात क्लियर है? अब आप देखो हीलियम गैस के अंदर 2 चांस है, एक बार तो आप 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, एक बार आप 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तो एक तो प्लस वाला पार्ट ये बनेगा और एक प्लस वाला पार्ट ये बनेगा। मतलब आपके पास एक गैस की बताओ 2 कैनाल रे आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन ध्यान रखना मास तो यहां भी जो होगा वही मास यहां होगा, लेकिन बताओ चार्ज डिफरेंट होगा कि नहीं होगा? देखो यहां तो चार्ज कितना है? +1। यहां चार्ज कितना है अपने पास? +2। और हम जानते हैं हमारे पास E/m क्या होता है? E तो हमारे पास होता है चार्ज और m हमारे पास क्या होता है? मास। तो मैं कहूं ऊपर वाले के लिए चार्ज कितना है? 1 और मास कितना है अपने पास? 4। लेकिन नीचे वाले के लिए चार्ज कितना है? 2 और मास हमारे पास कितना है? 4। तो ये की वैल्यू क्या है? 1/4 हो गई। ये वैल्यू कितनी होगी? 1/2। मतलब ज्यादा है कि नहीं? मतलब मैं कहूंगा जब आप E/m लोगे वो E/m क्या होगा? चेंज होगा। हर गैस के लिए E/m की वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज। और मैंने बताया था कि सबसे जो मैक्सिमम होगा वो किस गैस के लिए होगा भाई? हाइड्रोजन गैस के लिए। और कितना बताया था मैंने आपको? बताया था मैंने आपको 9.54 × 10⁴ कूलम पर ग्राम। अगर आपको केजी में लेना है तो क्या करोगे? 9.454 × 10⁷ कूलम पर केजी। ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। क्यों की थी? आप जानते हो हाइड्रोजन गैस का मास जो है वो सबसे कम होता है। इसका मास सबसे कम होगा तो मैं कहूंगा E/m की वैल्यू क्या होगी? सबसे ज्यादा। जैसे जैसे नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे E/m की वैल्यू क्या होगी? कम होती चली जाएगी। बात क्लियर है? ये बात इससे पहले वाले लेक्चरों में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, थोड़ा रिवाइज कर दिया ताकि आपको जो बातें हैं वो तरीके समझ में आए और भी कुछ बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊं। यहां तक की बात मैंने इससे पहले वाले लेक्चरों में आपके साथ कर ली है। अब मैं बताऊंगा आपको कि जो कैथोड रे हैं और जो एनोड जो रे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आप एनोड रे नहीं बोलोगे, आप इन्हें बोलोगे कैनाल रे, ये ना आप बोलोगे पॉजिटिव रे। जैसे मान लो आपसे कोई कह रहा है कि एनोड रे को मतलब आपसे कहा गया कि एक तो आपके पास कैनाल रे है और एक आपके पास एनोड रे है, तो आप ज्यादा प्रीफर किसको करोगे? तो आप ज्यादा प्रीफर करोगे भाई कैनाल रे को, क्योंकि उन्हें एनोड रे बोलना काफी गलत होगा क्योंकि वो एनोड से प्रोड्यूस नहीं होती है भाई। ये बात मैं बार बार कर रहा हूं ताकि आपको बातें पूरी तरीके समझ में आ जाए। बात क्लियर है? अब बात करते हैं आगे की। आज मैं बात करने वाला हूं, पहले मैं बात करूंगा डिफरेंस की। किस बीच में? कैथोड रे और कैनाल रे कि जो कैथोड रे है और जो कैनाल रे है उन दोनों किरणों में अंतर क्या है? देखो जी, इधर तो ले रहा हूं मैं कैथोड रे, इधर तो मैं क्या ले रहा हूं? इधर तो ले रहा हूं मैं कैथोड रे, क्या ले रहा हूं? कैथोड रे। और इधर ले रहा हूं मैं कैनाल रे, इधर क्या ले रहा हूं मैं? कैनाल रे। बात क्लियर है? इनको मैं शॉर्ट में लिख सकता क्योंकि ये भी CR और वो भी CR है। ध्यान रखना, वो तो अपने पास कैनाल रे है और ये हमारे पास क्या है? कैथोड रे। बात क्लियर है? अब देखो डिफरेंस इनके बीच, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस होगा भाई। पहली बात क्या है? जो हमारे पास कैथोड किरणें थी वो क्या करती है? ये सीधी रेखा में गमन करती, जानते हो ना आप, ये सीधी रेखा में गमन करती। कौन सी किरणें? कैथोड किरणें। अरे बताया था आपको, ये सीधी रेखा में गमन करती। मैंने बताया था अगर ये सीधी रेखा में गमन नहीं करती तो या तो प्रकाश कांच की नलिका के ऊपर आता ही नीचे आता, लेकिन प्रकाश एनोड की प्लेट के पीछे आ रहा था। इसका मतलब कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। इधर भी यही है, जो कैनाल किरणें होती है ये भी क्या होती है? ये भी सीधी रेखा में गमन करती। क्या करती है? ये भी सीधी रेखा में गमन करती। सिमिलरिटी होगी ये तो सिमिलरिटी होगी। ये भी सीधी रेखा में गमन करती है और ये भी क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करती है। बात क्लियर? दूसरी बात, ये जो कैथोड जो रे हैं इनकी E/m वैल्यू, इनकी E/m, जानते नहीं E/m क्या होता है? इसे आप बोलते हो स्पेसिफिक चार्ज, इसे आप बोलते हो चार्ज टू मास रेशो, इसे आप बोलते हो विशिष्ट आवेश। इसकी E/m वैल्यू क्या होती है? इसकी E/m वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। किसके लिए? कैथोड रे के लिए। कैथोड रे के लिए E/m की वैल्यू क्या होती है? फिक्स। और वो कितनी होती है? वो होती है 1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम, या आप कह सकते हो 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई। लेकिन कैनाल रे के लिए E/m की वैल्यू क्या होती है? डिफरेंट। हर गैस के लिए चार्ज टू मास रेशियो क्या आएगा? डिफरेंट। तो मैं कहूंगा इसके लिए जो E/m है वो वैल्यू क्या होगी भाई? वेरिएबल होगी। क्या होगी? वेरिएबल। क्या होगी? परिवर्तित होगी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परिवर्तित। क्या बोलते हैं? परिवर्तित। यानी हर गैस के लिए E/m की वैल्यू क्या आएगी? अलग। किसके लिए आएगी? कैनाल रे के लिए। और मैं कहूंगा हाइड्रोजन जो गैस है,
हाइड्रोजन जो गैस है उसके लिए जो E अपॉन एम की वैल्यू है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस का मास सबसे कम होता है, इसलिए ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है, सबसे ज्यादा। अरे भाई जैसे जैसे मास बढ़ेगा ना तो मैं कहूँ नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी, और नीचे वाली वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू बताओ कम होगी कि नहीं होगी। अरे भाई समझो आप, जैसे मान लो E अपने पास 1 है, आपके पास मान लो E अपने पास 1 है, हर गैस के लिए E मान लिया अपन 1 है। मान लिया कि इस गैस का मास मान लो 1 है, दूसरे का 2 हो गया, तीसरे का 3 हो गया। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास 3 गैस है, एक A है, एक B है और एक हमारे पास C है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे जैसे मास बढ़ता है वैसे वैसे E अपॉन एम की वैल्यू कैसे कम होती है। मान लो हमारे पास 3 गैस है, एक A है, एक B है, हमारे पास एक C है। तीनों गैसों का चार्ज कितना है, 1 1 1, लेकिन तीनों गैसों का मास क्या है, एक का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है। देखो आप, चार तो सब में सेम हो गए, चार तो सब में सेम है भाई, +1 +1 +1। लेकिन देखो आप, इसका मास तो अपने पास 1 है, इसका मास हमारे पास 2 है, इसका मास हमारे पास 3 है। बताओ मास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। लेकिन आप देखो जब मास बढ़ रहा है तो बताओ E अपॉन एम की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही। या तो 1 अपॉन 1 हो गया, या 0.5 हो गया, और यहां भाग दे लेना, ये कितना होगा, अरे पॉइंट लगा लेना, 0.33 होगा कि नहीं होगा। मैं कहूंगा जैसे जैसे नीचे वाली वैल्यू बढ़ रही है, मैं कहूंगा जैसे जैसे मास की वैल्यू बढ़ रही है वैसे E अपॉन एम की वैल्यू कम हो रही है कि नहीं हो रही। तो ये तो बात कर रहा हूं मैं, जिसके लिए मास सबसे कम होगा उसके लिए E अपॉन एम की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। और मैं कहूंगा सबसे छोटी गैस तो हमारे पास हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन गैस का मास सबसे कम होगा, तो मैं कहूंगा हाइड्रोजन गैस के लिए E अपॉन एम की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। क्यों होती है मैक्सिमम, क्योंकि इसका मास क्या होता है, सबसे कम। बात समझ आ गई आपको। और वो कितनी आई थी हमारे पास वैल्यू, वो वैल्यू भी लिख देता हूं मैं। वो वैल्यू ओनली फॉर ओनली किस गैस के लिए, हाइड्रोजन गैस के लिए। कितनी आई थी हमारे पास, 9.57 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम, या आप कह सकते हो 9.57 इंटू 10⁷ कूलम पर केजी। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई, क्लियर बात है। तीसरी बात, ये जो कैथोड जो रे है, जो Cr है, वो गैस की नेचर पर, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। इनको कोई मतलब नहीं होता कि आपने गैस कौन सी ली है, हर गैस के लिए कैथोड रे की वैल्यू क्या होती है, सेम। लेकिन इधर अंतर है, मैं कहूंगा जो अपने पास जो कैनाल जो रे हैं, मैं कहूंगा ये जो किरणें हैं, ये किरणें कौन सी किरणें भाई, कैनाल किरणें। ये किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है। बताओ बात सही है कि नहीं। ये किरणें गैस की प्रकृति पर निर्भर करती है, क्योंकि हर गैस के लिए इनकी वैल्यू अलग होगी, क्योंकि हर गैस के लिए धनात्मक भाग अलग होगा, तो हर गैस के लिए कैनाल रे की वैल्यू भी क्या होगी, अलग होगी। चौथा पॉइंट, ये जो कैथोड रे हैं इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इनके ऊपर होता है माइनस चार्ज। कैसे पता लगा उनको माइनस चार्ज होता है, जब हमने इनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये प्लस वाली प्लेट की तरफ घूम गई, और अगर ये प्लस वाली प्लेट की तरफ घूम रही है तो समझ में आ गया कि इनके ऊपर चार्ज क्या रहा होगा, माइनस। क्योंकि आप जानते हो विपरीत ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण, और समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। अगर ये प्लस की प्लेट की तरफ घूम रही, अरे बताया था ना आपको कि अगर हमारे पास ऊपर प्लस वाली प्लेट है, नीचे माइनस वाली प्लेट है, अगर आपने कैथोड रे की बम्बार्डमेंट करी किससे, साइक्लोट्रॉन से, तो ये किधर घूमेगी, इधर। और ये जो पाथ है, तो पाथ को क्या बोला था हमने, पैराबोला। क्या बोला था हमने, पैराबोला। उधर कौन सा था, हाइपरबोला। उधर हाइपरबोला होता है और यहां पर पैराबोला होता है भाई। सुनो बात ध्यान से, ये किरणें कौन सी किरणें भाई, कैथोड किरणें कौन सा चार्ज रखती है, ये किरणें नेगेटिव चार्ज रखती है, नेगेटिव चार्ज रखती है। लेकिन ये वाली किरणें कौन सी रखती है, ये मैं कहूंगा ये किरणें रखती है पॉजिटिव चार्ज। इसलिए तो हमको क्या बोला था इन्हें, इसलिए तो हमने क्या बोला था, इनको हमने बोला था इसका दूसरा नाम क्या था, इन्हें बोलता था पॉजिटिव रे, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं नेगेटिव रे। बात क्लियर है। इंपॉर्टेंट 5, ये जो हमारे पास किरणें कौन सी किरणें, कैथोड किरणें, ये किरणें एक्स रे को उत्पन्न नहीं करती, ध्यान रखना इसको, एक्स रे को प्रोड्यूस नहीं करती है। ये किरणें एक्स रे को प्रोड्यूस नहीं करती है, वो कैथोड रे करती है, सॉरी। ये किरणें एक्स रे को प्रोड्यूस करती है भाई, उल्टा हो गया। ये किरणें एक्स रे को प्रोड्यूस करती है, कौन नहीं करती, ये वाली। ये किरणें कौन सी किरणें भाई, कैनाल किरणें। ये किरणें एक्स रे को प्रोड्यूस नहीं करती। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप मेटल की शीट पर, जब आप हैवी मेटल, ये कौन सा मेटल होता है हमारे पास, हैवी मेटल, जब आप हैवी मेटल की शीट पर अगर कैथोड रे की बम्बार्डमेंट कराओगे तो यहां से कौन सी गैस निकल जाएगी भाई, एक्स रे। लेकिन अगर आपने हैवी मेटल की शीट पर अगर आपने एनोड रे की बम्बार्डमेंट करी तो यहां से एक्स रे जो किरणें हैं उत्पन्न नहीं होंगी। बात ध्यान रखना, एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक्स रे किरणों को उत्पन्न कौन करता है, कौन करता है भाई, ध्यान रखना, कैथोड किरणें एक्स रे किरणों को उत्पन्न करती है, कैनाल किरणें पॉजिटिव किरणें या एनोड जो रे है वो कभी भी एक्स रे किरणों को उत्पन्न नहीं करती है। ये कुछ डिफरेंस थे किस किस के बीच में, कैथोड रे के बीच में और कैनाल रे, या आप कह सकते हो एनोड रे, या आप कह सकते हो कैथोड रे। बात क्लियर है। जबकि फिर मैं आपसे कह रहा हूं इन्हें एनोड रे कहना काफी गलत होगा, क्योंकि ये किरणें एनोड से उत्पन्न नहीं होती है।
बात क्लियर? अब सुनो बात, एक बात इंपॉर्टेंट थी। कौन सी बात इंपॉर्टेंट थी? जब गोल्डस्टीन ये प्रयोग कर रहा था, सुनो बात ध्यान से, ये डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट आप इस चार्ट को देख लो, इससे जो आपके जो पहले वाले टॉपिक है वो टॉपिक आपको पूरी रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि हमने ये काफी बातें वहां पर की थी। बात क्लियर हो रही है शायद आपको? बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? अब सुनो, मैं कहूंगा आपको थोड़ी सी बात और बताना भूल गया मैं। अपन बात कर रहे थे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। हम किसके बारे में बात कर रहे थे भाई? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और आपको पता है प्रोटॉन क्यों बोला गया? क्योंकि सबसे छोटी गैस हाइड्रोजन थी, और जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसे आप क्या बोलते हो? प्रोटॉन। इसलिए किसकी खोज हो गई? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया भाई। सुनो भाई ध्यान से, मैं कहूंगा जब गोल्डस्टीन जब प्रयोग कर रहा था, कौन भाई? गोल्डस्टीन। कब किया था? 1919 में, या आप इसे 1920 भी कह सकते हो। कई बार बुकों में 1920 आ जाता है, तो आप थोड़ा मिस्टेक नहीं हो ना, 1919 या 1920 कह सकते हो आप। उसने क्या किया था? हमको तो एक्सपेरिमेंट से मतलब है। उसने क्या किया था? बस इस सीआरटी एक्सपेरिमेंट को दोहराया था। ये तो किया था। यहां पर क्या ली? यहां पर तो उसने एनोड लिया और यहां पर लिया कैथोड। कैथोड नहीं बोलोगे आप, उसे बोलोगे परफोरेटेड कैथोड। क्या बोलोगे उसे? उसे आप बोलोगे, इसे क्या बोलोगे जी? इसे आप बोलोगे परफोरेटेड, परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड। क्या बोलोगे इसे? परफोरेटेड कैथोड। और इसे क्या बोलोगे? इसे आप बोलोगे एनोड। बात क्लियर है? इसको जोड़ दिया नेगेटिव से और इसको जोड़ दिया बैटरी के पॉजिटिव से। बात क्लियर है? और यहां पर वही वोल्टेज 10,000 वोल्टेज अप्लाई किया गया। यहां पर क्या भर दी? यहां पर वही भर दी गैस उसने, और यहां पर क्या लगा दिया जी? वैक्यूम पंप। क्या लगा दिया? वैक्यूम पंप। ये बात तो हम बार बार करके आ रहे हैं, ठीक है? तो यहां पर हाँ एक बात और थी, इसके अंदर किसकी क्लोटिंग की गई थी? इस जो कांच की नलिका थी, इस पर किसका लेप चढ़ाया गया था? ZnS का। इसे बोलते हैं जिंक सल्फाइड। क्या बोलते हैं जी? जिंक सल्फाइड। एक बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछा हुआ है कि जब सीआरटी एक्सपेरिमेंट किया गया, तो जो कांच की जो नलिका थी, उस नलिका पर किसका पेस्ट किया गया था? किसका किया था? ZnS का। किसका था? ध्यान रखना, जिंक सल्फाइड का। तभी तो आपकी जो यहां से जो गैस निकल रही थी प्लस वाली, ये जो प्लस वाली जो आ रही थी इधर से, तभी तो कौन सा ग्लो कर रही थी? यहां पे कौन सा ग्लो हो रहा था भाई? रेड ग्लो। कौन सा ग्लो? रेड ग्लो, या कई बुकों में मिलेगा आपको येलो ग्लो। बात क्लियर है? अगर ये ZnS की क्लोटिंग नहीं होता तो शायद आपको प्रकाश उत्पन्न नहीं दिखता। यानी प्रकाश को देखने के लिए पूरी की पूरी नलिका पे किसके पेस्ट कर दिया गया भाई? जिंक सल्फाइड का। बात क्लियर है? अब सुनो, एक बात इंपॉर्टेंट थी। मैं कहूंगा जब जे थॉमसन ये प्रयोग कर रहा था, तो वहां तो कैथोड रे, वहां तो क्या थी? इधर से इधर जा रही थी, और यहां पर कौन सा ग्लो आ रहा था? ग्रीन ग्लो। कौन सा ग्लो आ रहा था जी? ग्रीन ग्लो। ये बात तो मैंने आपसे डिस्कस की थी, ध्यान रखना। गोल्डस्टीन जब ये प्रयोग कर रहा था, गोल्डस्टीन जब सीआरटी एक्सपेरिमेंट को दोहरा रहा था, तो लगभग कहा जाता है, बुकों में मिलेगा आपको 34वें राउंड में, जब वो 34वीं बार उसने प्रयोग एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, ऐसे करते 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 ध्यान रखना, शुरू में गोल्डस्टीन को यहां पर रेड ग्लो प्राप्त नहीं हुआ था। शुरू में जब गोल्डस्टीन इस सीआरटी एक्सपेरिमेंट को दोहरा रहा था, तो उसे रेड ग्लो प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब वो 34वां राउंड कर रहा था, 34वें राउंड में, यानी जब वो 34वीं बार प्रैक्टिकल को कर रहा था, तब उसे क्या दिखा था भाई? रेड ग्लो। देखना, ये कौन सा टाइम था उसका? ये उसका टाइम था भाई 34। कौन सा टाइम था? 34। यानी 34वें राउंड में जाके गोल्डस्टीन को यहां पर कौन सा प्रकाश दिखाई दिया भाई? रेड ग्लो। ध्यान रखना, कौन सा टाइम था वो? 34 अटेम्प्ट था भाई। गोल्डस्टीन का कौन सा टाइम था? 34 अटेम्प्ट। बात क्लियर? ये थोड़ी एडवांस की बात है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अगर आपसे कोई पूछ ले, जो गोल्डस्टीन जब सीआरटी एक्सपेरिमेंट को दोहरा रहा था, तो कौन से अटेम्प्ट में उसने रेड ग्लो प्राप्त किया, तो आप कहोगे कौन सा अटेम्प्ट था भाई? 34 अटेम्प्ट। यानी वो जब 34वें राउंड में प्रैक्टिकल कर रहा था, तब उसे इस परफोरेटेड कैथोड के पीछे कौन सा रंग दिखा दिया भाई? रेड ग्लो। और कौन सी क्लोटिंग की गई थी भाई? जिंक सल्फाइड की। कौन सी क्लोटिंग की गई थी भाई? जिंक सल्फाइड। ध्यान से देख लीजिए आप, ताकि आपको जो बातें हैं वो तरीके समझ में आए और आप उन्हें समझा सको भाई। तो मैं समझ सकता हूं कि यहां तक शायद आपको कहानी पूरी क्लियर हो गई होगी कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार किया गया, और आपको एक्सपेरिमेंट पूरा समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करूंगा शायद आपको याद करने में कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैंने समझाए हैं वो मैंने आपको विद डिटेल समझाए हैं, और आपको वो याद भी हो गए होंगे, क्योंकि हर लेक्चर में मैं पुराने वाले टॉपिक क्या कर देता हूं? मैं रिवाइज कर देता हूं। तो ये बात थी किसके बारे में? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में, और हमने बात कर ली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब सुनो भाई, अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे भाई डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। किसके बारे में बात करेंगे? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। किसके बारे में बात करेंगे भाई? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप कहोगे सर न्यूट्रॉन की खोज का रीजन क्या था? भाई न्यूट्रॉन की जो खोज थी वो खोज क्यों हुई भाई? सुनो भाई, हम कह रहे हैं हमको चाहिए था भाई एटम। भाई हमको ना तो प्रोटॉन से मतलब था, ना ही हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब था,
हम तो किसकी डिस्कवरी कर रहे थे? एटम की। लेकिन आपको बताया था मैंने, आपको सबसे पहले वाले लेक्चर में बताया था मैंने आपको कि ये जो डाइवर्सिटी हो रही है, ये जो भिन्नात्मकता आ रही है, वो किसकी वजह से आ रही है? इस एटम की वजह से। यानी मैं कहूंगा डिफरेंट एलिमेंट के एटम क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो हमको उसकी संरचना को देखना होगा। और एटम में होता है क्या है? एटम में होता है क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और साथ में क्या होते हैं भाई? न्यूट्रॉन। ये तो हम जानते हैं ना भाई, ये तो हम जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को थोड़ी पता था इस बारे में। भाई ये तो हमने सैद्धांतिक रूप से पढ़ा है, हम जानते हैं कि एटम के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। लेकिन वैज्ञानिकों को इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता होगा, क्योंकि वे तो ये जानते थे कि एटम क्या होता है भाई? उदासीन। देखो क्या इंपॉर्टेंट बात यहां छिपी हुई है। उनको तो ये पता था कि आवर्त सारणी के जितने भी परमाणु हैं, आवर्त सारणी के जितने भी एलिमेंट हैं, वे सारे के सारे क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। मतलब उनके ऊपर चार्ज होता ही नहीं है। मतलब कहूंगा उनके ऊपर चार्ज क्या होता है? उनके ऊपर चार्ज क्या होता है भाई? जीरो। कितना होता है भाई? जीरो। अरे आप जानते हो ना, आवर्त सारणी में जितने भी एटम है वे सारे के सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल। मतलब साइंटिस्टों को ये पता था कि जो एटम होगा वो उदासीन होगा, तभी तो प्रकृति में स्थायी है। मैंने आपसे कहा था वही एलिमेंट इस नेचर में स्टेबल होगा जो होगा हमारे पास न्यूट्रल। बात क्लियर है? तो उनको पता था एटम क्या है? उदासीन। उनको पता था प्रोटॉन के ऊपर चार्ज प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस होता है, और प्लस और माइनस मिलके बताओ न्यूट्रलिटी करेंगे नहीं करेंगे? भाई प्लस और माइनस मिलके बताओ जीरो होगा ही नहीं होगा। तो उनको इस बात का पता लग गया कि हमारे पास जो एटम है वो उदासीन है। इसका मतलब उसके पास एक प्लस चार्ज भी है और उसके पास एक क्या है? माइनस चार्ज। माइनस चार्ज को हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन और प्लस चार्ज को बोल दिया हमने प्रोटॉन। फिर उन्हें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? भाई उनको जब पता था कि जो परमाणु है वो उदासीन होता है, और उदासीनता को उन्होंने सिद्ध कर दिया था। कैसे तो किया था कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा जिसके ऊपर चार्ज माइनस होगा, इसके ऊपर प्रोटॉन होगा जिसके ऊपर चार्ज प्लस होगा, और प्लस और माइनस मिलके बताओ जीरो बनाएंगे नहीं बनाएंगे? मतलब उन्होंने एटम की उदासीनता को एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्हें न्यूट्रॉन की खोजने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सुनो भाई बात ध्यान से। उन्होंने उदासीनता को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब उन्होंने एटम का मास देखा, इस एटम का क्या देखा उन्होंने? मास। क्या देखा जी? इस एटम का जब उन्होंने मास देखा तो मास उसके एटॉमिक नंबर से कम था भाई। उन्होंने देखा कि जो एटम था उसका जो मास था वो एक्चुअल जो वैल्यू आ रही थी उस वैल्यू से कम था। इसका मतलब कोई ना कोई एक तीसरा एलिमेंट इसके अंदर छिपा हुआ है। सुनो बात ध्यान से, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का मेन मुद्दा था क्या भाई? उनको पता था कि एटम जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन का मतलब क्या होगा? उनके ऊपर चार्ज क्या होगा भाई? जीरो होगा। बात क्लियर है? उन्होंने इस उदासीनता को एक्सप्लेन कर दिया। कैसे किया? कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर चार्ज माइनस होता है। उसने कहा कि इस एटम के अंदर प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर चार्ज क्या होता है? प्लस। और आप जानते हो प्लस और माइनस मिलकर बताओ जीरो होगा ही नहीं होगा। तो उन्होंने इस चीज को सिद्ध कर दिया कि हमारा जो एटम है वो उदासीन है। लेकिन उन्होंने जब इस एटम का मास देखा तो मास थोड़ा सा कम था। इसका मतलब इस एटम में अभी एक और पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज जीरो है। जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा भाई? जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा भाई? जीरो। अरे वो चार्ज तो बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि उन्होंने उदासीनता को तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। क्योंकि उन्होंने कहा था इस एटम में दो तरह के चार्ज होंगे, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। माइनस वाला होगा इलेक्ट्रॉन, प्लस वाला होगा हमारे पास प्रोटॉन, और ओवरऑल क्या होगा? न्यूट्रल। उसने कहा अगर मास मेंटेन नहीं हो रहा है, अगर मास एक्चुअल वैल्यू से कम है, तो उन्होंने कहा इस एटम में एक तीसरे नंबर का एलिमेंट और होगा जिसके ऊपर चार्ज क्या होगा? जीरो। और उस तीसरे नंबर के एलिमेंट को क्या बोल दिया उन्होंने? न्यूट्रॉन। अब ये डिस्कवरी कैसे हुई वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आप ये समझो कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का मेन मुद्दा था क्या? बात समझ आई? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का मेन मुद्दा था क्या? पहले हमको थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि अगर न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई तो न्यूट्रॉन डिस्कवरी क्यों हुई, उसके पीछे रीजन पता लग गया आपको। उनको पता था कि एटम हमारे पास उदासीन होता है, मतलब उसके ऊपर चार्ज जीरो होता है। उन्होंने पता है कि एटम के अंदर प्लस वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रोटॉन, एक माइनस वाला होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ओवरऑल अपने पास हो गया जीरो। लेकिन जब उन्होंने एटम का मास देखा तो जो मास था वो एक्चुअल वैल्यू से कम आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर अभी एक और एलिमेंट है लेकिन उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? जीरो। उसके ऊपर चार्ज क्या होगा? जीरो। उसे बोल दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्यों बोला? तो न्यूट्रॉन बनाए न्यूट्रल से। किससे बनाए? न्यूट्रल। वो उसके ऊपर चार्ज न्यूट्रल था, वो उदासीन था, इसलिए उसको बोल दिया गया न्यूट्रॉन। उसे क्या बोल दिया गया? न्यूट्रॉन। अब देखेंगे हम इस न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। बात समझ, पहले हमको ये जरूरत थी कि न्यूट्रॉन की खोज करने का रीजन क्या था। हमने पता लग गया कि रीजन क्या था। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई और किस साइंटिस्ट ने न्यूट्रॉन की खोज की भाई। बात समझ आई? अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में। देखो तो भाई कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी वो कौन से साइंटिस्ट द्वारा की गई थी। पहले बता रहा हूं आपको डिस्कवरी वाला। इसकी जो डिस्कवरी थी, इस न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी, इस न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो की थी भाई जेम्स चैडविक ने। किसने की थी भाई?
जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने 1932 में, वो लिख देता हूं हिंदी में नाम, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने, सुनो बात ध्यान से, पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो कौन से साइंटिस्ट द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1932 में। और ये डिस्कवरी वाला पार्ट मैंने सबसे पहले आपको लेक्चर में पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था कि आपको हर साइंटिस्ट की डिस्कवरी के बारे में पता होना चाहिए भाई, और वहां पे लिखाया था मैंने कि जो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो किस साइंटिस्ट द्वारा की गई थी भाई? जेम्स चैडविक के द्वारा। कब की गई थी? 1932 में। बात क्लियर है? अब सुनो बात ध्यान से, ध्यान रखना, डिस्कवरी तो न्यूट्रॉन किसके द्वारा की गई थी? जेम्स चैडविक की तरह। लेकिन इसका जो नोमेनक्लेचर था, यानी जो न्यूट्रॉन जो नाम दिया गया था, वो नाम दिया गया था रदरफोर्ड द्वारा। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये बात अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। सुनो बात ध्यान से, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो करने वाला साइंटिस्ट जेम्स चैडविक था, लेकिन जो न्यूट्रॉन जो वर्ड नेम था वो किसके द्वारा दिया गया था भाई? रदरफोर्ड। और आप जानो रदरफोर्ड जो है वो जेम्स चैडविक का, रदरफोर्ड जो था वो जेम्स चैडविक का टीचर था। मैं कहूंगा जो चैडविक था ना, जेम्स चैडविक, वो रदरफोर्ड का क्या था भाई? शिष्य था। यानी इसके शिष्य ने किसकी खोज की थी भाई? न्यूट्रॉन की। और ध्यान रखना, न्यूट्रॉन जो नाम था, न्यूट्रॉन और साथ में प्रोटॉन, दोनों बात कर लेता हूं मैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इधर लिख देते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नेम, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नेम गिवन बाय रदरफोर्ड। हिंदी में लिख देते हैं रदरफोर्ड। यानी प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन जो नाम दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया भाई? रदरफोर्ड। और जो रदरफोर्ड था वो जेम्स चैडविक का क्या था भाई? टीचर था भाई। रदरफोर्ड जो था वो जेम्स चैडविक का टीचर था, इसलिए तो नाम दिया था। और डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जो नेम था वो गिवन बाय स्टोनी। ध्यान रखना, जे थॉमसन ने तो चार्ज टू मास रेशो, जे थॉमसन ने क्या निकाला था? चार्ज अपॉन मास रेशो। और इलेक्ट्रॉन नेम किसने दिया था भाई? स्टोनी ने। और आपको एक और पता है, आरए जो मूलिकन था उसने क्या निकाला था भाई? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। क्या निकाला था भाई? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और सीआरटी एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था भाई? जूलियस प्लकर के द्वारा। जूलियस प्लकर और साथ में कौन था? जे थॉमसन। ये थोड़ी बहुत डिस्कवरी वाला पोर्शन आपको आना चाहिए। ध्यान रखना, जो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो डिस्कवरी किसने की थी भाई? जेम्स चैडविक ने। कब की थी? 1932 में। लेकिन इसका जो नाम था, इसका जो न्यूट्रॉन नाम था वो किसके द्वारा दिया गया भाई? रदरफोर्ड के द्वारा। मैं कहूंगा रदरफोर्ड जो था इस चैडविक का क्या था भाई? टीचर था। इसने न्यूट्रॉन ही नहीं, इसने प्रोटॉन का भी नाम दिया था। यानी प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन नाम देने वाला साइंटिस्ट था वो था रदरफोर्ड। डिस्कवरी तो प्रोटॉन की डिस्कवरी तो गोल्डस्टीन ने की थी और न्यूट्रॉन डिस्कवरी किसने की? चैडविक ने। लेकिन जो नाम थे ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो किसने दिए थे? रदरफोर्ड ने। और इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था भाई? स्टोनी ने। किसने दिया था? स्टोनी। डिस्कवर किसने किया था? थॉमसन ने। लेकिन नाम किसने दिया था? स्टोनी ने। और इसके ऊपर आवेश किसने निकाला था? आर.के. मूलिकन ने। बात क्लियर है? तो ये बात थी किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में। अभी तक तो मैंने आपको न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बताया कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों हुई और उसको खोजने वाला साइंटिस्ट कौन सा था। अब मैं बताऊंगा कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी कैसे हुई, वो कौन से एक्सपेरिमेंट थे जिसके द्वारा न्यूट्रॉन की क्या हुई भाई? डिस्कवरी। लेकिन आपको इस चीज का पता लग गया होगा कि न्यूट्रॉन की खोज करने का रीजन था क्या। बात क्लियर है? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे इस न्यूट्रॉन के बारे में कि जो न्यूट्रॉन का जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जैसे हमने कैथोड रे के लिए पढ़ा सीआरटी एक्सपेरिमेंट, जब हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ी तब भी हमने सीआरटी एक्सपेरिमेंट पढ़ा। अब हमें देखना चाहते हैं कि न्यूट्रॉन के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट जेम्स चैडविक द्वारा किया गया था। बट डिस्कवरी तो इसने की थी ना, इसने तो नाम तो दिया था। तो हम देखेंगे अगले वाले लेक्चर में कि जेम्स चैडविक ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, किसकी डिस्कवरी के लिए भाई? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बात करते हैं अगले वाले लेक्चर में।